एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इससे पहले वाले पार्ट के वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक जो हमारे 11th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर 1 और 2 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसे हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया था। अब हम प्रश्न 11 की बात करेंगे। 11 जो है ये हमारे इस सीरीज का, जब हम क्लास 11th के हिस्ट्री को कंप्लीट करवा रहे हैं, खासकर मैंने इसका नाम मैराथन रखा है। तो इसके अंदर आज जो हम 11 क्वेश्चन आपको करवाएंगे ये हमारा पार्ट 2 का होगा और चैप्टर 3 का होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं 11th क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है मंगोलों के यायावर साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ और इसमें चंगेज खान की क्या भूमिका थी। हम चंगेज खान के बारे में पढ़ने वाले हैं, चंगेज खान के शासन प्रणाली के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम यायावर साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पूरा जो हमारा चैप्टर है ना वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो अब हम यहाँ पे पहले तो ये देखेंगे कि मंगोलों के यायावर साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ। मंगोलों ने अपने यायावर साम्राज्य का विस्तार कैसे किया था और इसमें चंगेज खान की क्या भूमिका थी, चंगेज खान इसमें किस प्रकार के रोल को अदा कर रहा था, चंगेज खान किस प्रकार से शासन व्यवस्था को ला रहा था। मुख्य रूप से हमें इस क्वेश्चन के अंदर यही पढ़ना है। मंगोल साम्राज्य इतिहास का सबसे बड़ा स्थलीय साम्राज्य था। स्थलीय साम्राज्य का मतलब होता है जो भूभाग पे हो, मतलब जमीन पे हो, ये नहीं कि पानी में हो, ये नहीं, ऐसा नहीं। मतलब स्थलीय साम्राज्य का मतलब है जो जमीन के ऊपर आधिपत्य होता है, जो जमीन के ऊपर कंट्रोल होता है। उसमें मंगोल साम्राज्य जो था वो अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा स्थलीय साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। इसका शुरुआत 13वीं और 14वीं शताब्दी में एशिया यूरोप के बड़े हिस्सों में फैला। 13वीं और 14वीं शताब्दी की अगर बात करें तो इस समय तक हमारा मंगोल साम्राज्य जो था वो बहुत बड़े जगहों में फैल चुका था। उस जगह के अंदर क्या आता है, एशिया और यूरोप आता है। इस साम्राज्य की नींव चंगेज खान ने रखी थी। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया, तो आप बताएंगे मंगोल साम्राज्य जो था इसकी स्थापना करने वाला कोई और नहीं, चंगेज खान ही था। इसने क्या किया था, अपने उनके उत्तराधिकारियों ने इसे और अधिक विस्तृत किया। जब चंगेज खान की शासन सत्ता समाप्त हो गई उसके बाद इसके उत्तराधिकारी जो थे, इसके आगे के जो वंशज थे, इन लोगों ने चंगेज खान के मंगोल साम्राज्य का विस्तार और बहुत ज्यादा किया था। आगे की स्लाइड में देखते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है मंगोल साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। यहाँ पे बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट होगा कि मंगोल साम्राज्य का उदय, शुरुआत, स्थापना कैसे हुआ था। चंगेज खान का प्रारंभिक जीवन पहले देख लेते हैं, क्योंकि चंगेज खान इस चैप्टर में बहुत धुरंधर बने रहेंगे। यही इस चैप्टर के एक्टर के रूप में समझ लीजिए, नेताजी यही हैं। तो चंगेज खान का अगर प्रारंभिक जीवन की बात करें तो चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में तेमुजीन के रूप में हुआ था। जब चंगेज खान का जन्म हुआ तो चंगेज खान का नाम तेमुजीन था। शुरुआत में ये चंगेज खान नहीं थे, ये तो इनको उपाधि मिली थी, ये तो इनको सर्वोच्चता का उपाधि मिला था। उन्होंने मंगोल कबीलों को एकजुट करके एक शक्तिशाली सेना बनाई। किसने, तेमुजीन ने मंगोल के लोगों को इकट्ठा करके, जोड़ के एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया, मजबूत सेना का निर्माण किया। 1206 ईस्वी में उन्हें चंगेज खान की उपाधि दी गई। अब मैं तो आपको बताया हूं कि शुरुआत में इनका नाम क्या था, तेमुजीन था, लेकिन 1206 ईस्वी में इसी तेमुजीन का नाम चंगेज खान रखा गया। अब हम ये चंगेज खान के प्रारंभिक जीवन की बात कर रहे थे, अब हम मंगोल सेना का संगठन देख लेते हैं। मंगोल सेना तो चंगेज खान नहीं, मतलब तेमुजीन ने ही इकट्ठा करके बनाया था। मंगोल सेना घुड़सवारों, तीरंदाज मतलब कि जो तीर चलाने वाले थे, उच्च दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। इनके सेना में जो सैनिक थे वो अच्छे घुड़सवार थे, अच्छे तीरंदाज थे। सेना को दशमलव प्रणाली 10, 100, 1000, 10,000 सैनिकों के समूह में विभाजित किया गया। इनकी जितनी भी सेनाएं थी इनको दशमलव प्रणाली, मतलब 10 का जत्था, 100 का जत्था, 1000 का जत्था, 10,000 का जत्था, लाख का जत्था, ऐसे जत्थाओं को अलग अलग करके विभाजित किया गया। जासूसी नेटवर्क और मनोवैज्ञानिक युद्ध रणनीतियों का प्रयोग किया गया। जब भी मंगोल सेना किसी प्रकार के युद्ध को करता था, कहीं पे भी विजय ध्वज लहराने जाता था, तो इसका जो जासूसी नेटवर्क है, मतलब खुफियागिरी करके वहां की चीजों को जानना,
वहां के सैनिकों को जानना, वहां के राजाओं को जानना, ये सारे काम पहले करते थे। इसके अलावा उनके दिमाग को मारने का काम पहले करते थे। ये नहीं कि हम डायरेक्ट जाके बलपूर्वक किसी से युद्ध कर ले, नहीं, मंगोल सेना में दिमागी लड़ाई भी बहुत लड़ी जाती थी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है मंगोल साम्राज्य का विस्तार। तो देखिए मंगोल साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, कैसे चंगेज खान के द्वारा बनाई गई साम्राज्य का विस्तार हुआ है। उत्तरी चीन और जुरचेन साम्राज्य, पहले हम एक नंबर पे इसको समझ लेते हैं। 1206 से 1215 का समय रहेगा। चंगेज खान ने 1209 ईस्वी में सिसिया राज्य पर आक्रमण किया और उसे हराया। सबसे पहले चंगेज खान ने 1209 ईस्वी में अपना पहला युद्ध किया, किसके साथ? सिसिया राज्य पर, मतलब अपने ही एक पड़ोसी राज्य पर इसने आक्रमण किया, उसको हराया और उसको अपने कंट्रोल में लिया। 1211 से 1215 के बीच में चंगेज खान ने जिन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध जीतकर बीजिंग पर कब्जा किया। मतलब 1211 और 1215 के बीच में चंगेज खान जो है वो अपने साम्राज्य को धीरे धीरे फैला रहा था। तो जिन साम्राज्य, ये भी एक नाम है, जैसे यहाँ पे सिसिया राज्य था वैसे जिन साम्राज्य है इसके खिलाफ युद्ध किया, युद्ध को जीता और बीजिंग पर कब्जा किया। तो ये तो हमारा पहला उत्तरी चीन और जुरचेन साम्राज्य, मतलब चीन के अंदर जो चीजें थी उसको लिया। दूसरे नंबर पे है मध्य एशिया और ख्वारिज्म साम्राज्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1219 से 1221, 1218 ईस्वी में मंगोलों ने ख्वारिज्म साम्राज्य, जो अभी के समय में अगर ख्वारिज्म की बात करें, ख्वारिज्म की बात करें तो अभी के समय में ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान है। जो पहले ख्वारिज्म एक ही राज्य या साम्राज्य हुआ करता था, इससे व्यापारिक संबंध बनाने की कोशिश की, क्योंकि ख्वारिज्म था उस समय बहुत ही विकसित देश था, बहुत ही व्यापारिक देश था। आपको तो पता है मेसोपोटामिया की शुरुआत ही यहीं से हुई थी। तो इसके साथ किसने, यहाँ पे चंगेज खान ने आधुनिक अभी के समय में जो ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान है उस समय ख्वारिज्म कहलाता था, इसके साथ व्यापारिक संबंध बनाने की कोशिश की। ख्वारिज्म के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद ने मंगोल दूतों को मरवा दिया। जिस दूत को चंगेज खान ने यह बात रखने के लिए भेजा था कि मैं आपके साथ व्यापार करना चाहता हूं, उस दूत को कहां का शासक, ख्वारिज्म का शासक अलाउद्दीन मोहम्मद ने मरवा दिया, जिससे चंगेज खान ने प्रतिशोध स्वरूप आक्रमण कर दिया। चंगेज खान बिलबिला गया, चंगेज खान को गुस्सा आ गया, उसने बिलबिला के उसके ख्वारिज्म पर हमला कर दिया। इसके बाद समरकंद, बुखारा और निशापुर जैसे महत्वपूर्ण शहर नष्ट कर दिए गए, नाश कर दिए गए। ये सब वहां के ख्वारिज्म के प्रमुख व्यापारिक शहर थे, जिसको चंगेज खान ने नष्ट कर दिया। हालांकि गलती तो भाई इन्होंने भी किया, ख्वारिज्म के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद ने भी, तो उसके द्वारा भेजे गए दूत को मरवा दिया। और इसी गुस्से में फिर चंगेज खान ने उनके देश पे या कहिए राज्य पे आक्रमण किया। समरकंद, बुखारा और निशापुर जैसे प्रमुख शहर जो व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे उसको नष्ट कर दिया गया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है मंगोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं। मंगोलों की विशेषताएं क्या थी, या फिर चंगेज खान के द्वारा तैयार किया गया इस साम्राज्य की विशेषता क्या थी? कुशल प्रशासन था। मतलब साम्राज्य को 4 बड़े भागों में विभाजित किया गया। जितने भी साम्राज्य थे इसके चंगेज खान के, तो उसको इन्होंने 4 भागों में बांट दिया। साम्राज्य को 4 बड़े बड़े भागों में बांट दिया। युआन वंश चीन की तरफ था, चंगताई खानत मध्य एशिया में था, इल्ख खान साम्राज्य ईरान और पश्चिम एशिया में था, गोल्डन हार्ड रूस और यूरोप में था। और इस सब के यहाँ पे शासक का भी नाम है। जो चीन में था वो कबलई खान था, जो मध्य एशिया में था चंगताई खान था, जो ईरान और पश्चिम एशिया में था हलाकू खान था, जो रूस और यूरोप में था बातू खान था। सब कहीं ना कहीं चंगेज खान के वंशज ही थे, जिसके द्वारा शासन किया जाता था। अब दूसरे नंबर पर है व्यापार और सिल्क रोड का पुनरुद्धार। देखिए यहाँ पे पैक्स मंगोलिया के तहत व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया गया, जहां से अधिक व्यापार हो सके, अधिक से अधिक चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके, उन चीजों को सुरक्षित किया गया। सिल्क रोड ऐसे रोड को कहते हैं जिसके माध्यम से कई सारे देशों की सड़कों को जोड़ा जाता है व्यापारिक गतिविधियों के लिए। इस पर व्यापार बढ़ा, जिससे यूरोप और एशिया के बीच में संपर्क मजबूत हो पाया। आगे स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है चंगेज खान की भूमिका और विरासत। चंगेज खान की मंगोलियाई शासक में क्या भूमिका थी, क्या इनकी विरासत थी, इसके बारे में भी जानना है।
महान सैन्य रणनीतिकार, बहुत बड़े सोच समझ के नीति बनाने वाले व्यक्तियों में से इनका नाम आता है। चंगेज खान ने कबीलों को एकजुट करके एक अत्यधिक संगठित सेना बनाई। शुरुआत तो इन्हीं का किया हुआ था, सारे अपने कबीलों को, लोगों को जोड़कर एक मतलब सैन्य शक्ति का निर्माण किया। उनकी सैन्य रणनीतियां आधुनिक युद्ध प्रणाली को प्रभावित करती है। उनकी जो सैन्य रणनीति थी वो आज के समय भी उपयोग किया जाता है और उससे प्रभाव देखने को मिलता है। प्रशासनिक सुधारक की अगर हम बात करें तो कर प्रणाली में सुधार किया गया और एक मजबूत डाक प्रणाली विकसित किया गया। टैक्स लेने की प्रक्रिया में कई प्रकार के सुधार हुए। और डाक प्रणाली कहने का मतलब है आज भी हम डाक का उपयोग करते हैं, किसी भी चीज की जानकारी को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने की प्रक्रिया को प्रशासनिक सुधार के अंदर देखा जाता है। यास्सा नामक कानून संहिता लागू किया, मतलब अब ये जो चंगेज खान के अंदर जो शासन चल रहा था वहां पे जो कानून संहिता था उसका नाम यास्सा था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा खत्म हो गया, मतलब तीसरे चैप्टर में हम चल रहे हैं और तीसरे चैप्टर का पहला प्रश्न हमारा समाप्त हो गया। हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, यायावर समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या थी और यह स्थानीय समाज से कैसे भिन्न था। ठीक है, अभी तक हमने चंगेज खान के बारे में बहुत सारी जानकारियां ली। अब हम बात करेंगे यायावर समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, क्या क्या खूबियां थी यायावर साम्राज्य में, यायावर साम्राज्य था क्या, कैसे विकसित हुआ और यह स्थानीय समाज जो मतलब वहां के लोकल लोग होते थे, उनकी जो संस्कृति होती थी, उनकी जो राजनीति होती थी, उनकी जो विचारधारा होती थी, उससे वो अलग कैसे थे। तो देखिए, यायावर साम्राज्य वे समाज होते थे जो अस्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं रहते थे, मतलब खाना बदोश टाइप के, एक जगह पे नहीं रुकना है, भटक भटक के अपने जीवन को चलाना है, आज यहाँ है कल वहां है। तो ऐसे समाज को ही हम यायावर समाज कहते हैं जो अस्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं रहते थे, बल्कि खाद, जल और चारागाहों की तलाश में निरंतर भ्रमण करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। ये समाज मुख्य रूप से घुमंतु पशुपालन और शिकार जीविका पर निर्भर होते थे। आज भी कई जगहों पे आप देखोगे कि लोग अपने मवेशियों को लेके, लोग अपने पशुओं को लेके एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते हैं। अक्सर ये मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं देखता हूं राजस्थान के गाय और भैंसे वाले जो लोग हैं वो अक्सर दिल्ली तक आते हैं, हरियाणा तक आते हैं, उनके जंगल वाले एरिया तक आते हैं ताकि वो पशुओं को अच्छी तरीके से चारा दे सके। तो ये इसी तरह के समाज हुआ करते थे यायावर समाज। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यायावर समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, क्या क्या खूबियां थी यायावर साम्राज्य में। तो देखिए, घुमंतु जीवन शैली था इनका। यायावर लोग अस्थायी घर नहीं बनाते थे, एक जगह पर बिल्डिंग नहीं लगाना है, एक जगह पे खेती नहीं करना है, एक जगह पे नहीं रुकना है, बल्कि कबीलाई समूहों में यात्रा करते थे, अपने ट्राइब के साथ, अपने कबीलों के साथ एक जगह से दूसरी जगह तक भटकते रहते थे। ये आमतौर पर तंबू या अस्थायी घर जैसे यूट गेड़ में रहते थे, जैसे तंबू वगैरह गाड़ के, टेंट वगैरह गाड़ के, बांस वगैरह के माध्यम से पन्नी वगैरह टांग के रहते हैं ना, ऐसे ही ये रहते थे। ये परमानेंट घर नहीं बनाते थे जिन्हें आसानी से तोड़ा जाए और स्थापित किया जाए। इसे आसानी से बना भी लिया जाता था और आसानी से उखाड़ भी लिया जाता था, इसीलिए ये इस प्रकार के घरों का निर्माण करते थे। उनके पास सीमित निजी संपत्ति होती थी क्योंकि वो लगातार यात्रा करते थे, इनके पास तो कुछ धरोहर होता नहीं था। आज पशु यहाँ पे है तो पशु के दूध को, मांस को, घी को, दही को बेच के यहाँ से पैसे कमा लिए, फिर कल आगे बढ़ेंगे वहां कमा लेंगे। तो इस प्रकार इनकी कोई निजी संपत्ति नहीं हुआ करती थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है पशुपालन और अर्थव्यवस्था। उनकी आर्थिक व्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित होती थी। ये मुख्य रूप से कौन, यायावर समाज के लोग, समूह के लोग, ट्राइब के लोग, समुदाय के लोग किसके ऊपर, मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित होती थी, क्योंकि यही तो एक इनके पास आधार बच गया था। क्योंकि खेती तो कर नहीं सकते थे, खेती करने के लिए तो इन्हें एक जगह पर साल 2 साल 5 साल रुकना पड़ता, घर ये बनाते नहीं थे परमानेंट कहीं। तो ये करते क्या थे, ये पशुपालन करते थे, अपने पशुओं को अपने साथ लेके चलते रहते थे निरंतर। प्रमुख जानवर में इनके पास घोड़े, भेड़, बकरियां, याक, ऊंट और गाय शामिल थी। ये सारे जो जानवर हैं ये कहीं ना कहीं दूध मांस देने वाले जानवर है जिससे इनका गुजारा होता था। कुछ समूहों में शिकार और प्राकृतिक संसाधन का दोहन भी प्रमुख जीविका था। कुछ ऐसे ट्राइब भी थे, कुछ ऐसे यायावर समाज भी थे जो शिकार भी करते थे, जानवरों को भी मारते थे। प्राकृतिक संसाधन का दोहन कहने का मतलब है प्राकृतिक पेड़ पौधों को काट के उनसे अपना गुजारा चलाना।
स्थानीय समाजों के साथ व्यापार और लूटमार भी उनकी अर्थव्यवस्था का हिस्सा था। अस्थायी समाज कहने का मतलब है जो लोग परमानेंट किसी जगह पर बसे हुए हैं, जिनकी बस्ती है, गांव है, इलाका है, कस्बा है, ऐसे जगहों पर जाके उनके घरों में लूट मार करना, लोगों को मार देना, चीजों को चोरी कर लेना, उठा लेना, डाका डालना, ये भी इनका काम हुआ करता था। किसका? यायावर समाज का। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है यायावर समाज बनाम अस्थाई समाज। यायावर समाज, अब आपको पता है कि यायावर समाज कौन था? यायावर समाज वही समाज थे जो एक जगह पे नहीं रुकते थे, वो घुमंतु होते थे, वो खाना बदोश होते थे, वो परमानेंट घर नहीं बनाते थे, उनका अस्थाई कोई निवास नहीं होता था, उनके पास कोई संसाधन नहीं होता था, कोई पूंजी नहीं होता था। लेकिन अस्थाई समाज के पास ये सारी चीजें होती थी। वो एक जगह पे टिकते थे, खेती करते थे, घर उनका होता था, उनका समाज हुआ करता था। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस क्या आएगा वो देख लेते हैं। आवास की बात कर ले तो यायावर साम्राज्य क्या तंबू लगाते थे, यूट, गेड़ और अस्थाई निवास, क्योंकि इनका परमानेंट कोई ठिकाना नहीं होता था। लेकिन अस्थाई समाज की बात कर ले तो अस्थाई समाज में मकान, गांव, शहर, ये सभी चीजें आती है। आजीविका की बात कर ले, रोजी रोटी की बात कर ले तो पशुपालन, शिकार, लूट, व्यापार यायावर साम्राज्य का काम था। लेकिन अस्थाई समाज की बात कर ले तो ये कृषि करते थे, कारीगरी करते थे, व्यापार करते थे, नौकरी करते थे। वहीं पे सामाजिक संगठन की बात करें तो कबीलाई संरचना परिवार आधारित था। कबीलाई संरचना मतलब ये कबीले के आधार पर चलते थे, ग्रुप के आधार पर चलते थे, झुंड के आधार पर चलते थे। लेकिन यहाँ अस्थाई समाज में कानून होता था, राज्य व्यवस्था होता था, वर्ग का विभाजन होता था। ये इस हिसाब से अपने कार्यों को करते थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। आइए अब हम प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमारा कहता है मंगोल शासन की प्रशासनिक नीतियां क्या थी और उन्होंने अपने साम्राज्य को कैसे संगठित किया। मंगोल शासन याद होगा, मंगोल शासन मतलब चंगेज खान। चंगेज खान ही तो मंगोलों का मुखिया था। तो उसका प्रशासनिक नीति क्या था? प्रशासनिक नीति मतलब राजनीति नीति, उसके कानून कैसे थे, शासन करने का तरीका कैसा था, किन किन कारणों पे किस प्रकार की सजाएं मिलती थी, न्याय पद्धति क्या था। इसके अलावा और उन्होंने अपने साम्राज्य को कैसे संगठित किया, अपने इतने बड़े साम्राज्य को जो स्थल पर होने वाला इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य हो तो समझो कि वो कितना बड़ा होगा, उसको संगठित कैसे किया, एकत्रित कैसे किया। मंगोल शासन की प्रशासनिक नीतियां और साम्राज्य संगठन को देख लेते हैं। तो मंगोल साम्राज्य 1206 से 1368 में इतिहास का सबसे बड़ा स्थल आधारित साम्राज्य था। हमने पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में, जिसकी स्थापना चंगेज खान ने किया था। मंगोलों की सफलता का कारण सिर्फ उनकी सैन्य शक्ति नहीं थी, सिर्फ बल नहीं था, सेना की शक्ति नहीं थी, बल्कि उनकी कुशल प्रशासनिक नीति और संगठनात्मक दक्षता भी था। उनके राज करने का तरीका, उनके कूटनीति का तरीका, उनके नियम का तरीका, उनके संविधान का तरीका, ये सब मिलके तब जाके कहीं ना कहीं चंगेज खान की सेना जो है या फिर चंगेज खान की जो साम्राज्य है जिसे हम मंगोल शासन कहते हैं, वो स्थल की इतिहास में स्थल पर बसने वाला सबसे बड़ा साम्राज्य था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है प्रशासनिक नीतियां। जब इतनी ही कुशल प्रशासनिक नीति है तो एक बार प्रशासनिक नीति के बारे में समझ भी लेते हैं। पहला है मेरिट आधारित प्रशासन। आज की तरह नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, पैसा है तो कुछ भी नहीं। जिसके अंदर कुशलता है, जिसके अंदर स्किल्स है, जिसके अंदर नॉलेज है, उसको अवसर दिया जाता था। आज नहीं। चंगेज खान के समय में 1200 ईस्वी के समय में क्या हुआ, मंगोल शासन में योग्यता और दक्षता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, न कि वंश और कुलीनता के आधार पर। राजा महाराजा वाला गेम नहीं चलता था, राजा महाराजा वाला शासन नहीं चलता था कि राजा का बेटा ही राजा है, अमीर का बेटा अमीर है, गरीब का बेटा भूखे मर जाए। तो ऐसा नहीं था। दक्षता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, उसके आधार पर वहां पे सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी। इसके अलावा सैनिकों और प्रशासकों को उनके कौशल के अनुसार पदोन्नति दी जाती थी, मतलब उनको ऊपर भी भेजा जाता था। ऊपर कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी नौकरी को कर रहे हो और आप अच्छे काम को करते हो तो आपको अपग्रेड किया जाता है, ऊपर के लेवल पे भेजा जाता है। तो यहाँ पे उन सैनिकों और प्रशासकों को उनके स्किल्स पे, अच्छे कामों पर पदोन्नति, पद में उन्नति भी दिया जाता था।
चंगेज खान ने अपने साम्राज्य में निचले तबके के प्रतिभाशाली लोगों को भी उच्च पदों पर रखा। चंगेज खान में ऐसा नहीं था बात कि कोई निचली जाति का है, कोई गरीब है, कोई मतलब कि नीचे वर्ग का है तो उसे बिल्कुल दबा दो, नहीं, अगर उसमें प्रतिभा है, वो योग्य है, तो उसको भी उसने अपने मतलब कि उच्च पदों पर रखा। मतलब सरकारी कर्मचारियों में उसको भी अच्छा कुर्सी प्राप्त हुआ। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है यासा, मंगोल कानून संहिता। मंगोल अर्थात चंगेज खान ने अपने संगठन में एक प्रकार का कानून लागू किया जिसका नाम रखा यासा। यही पूरे इनके अंदर, मंगोलों के अंदर चलता था। चंगेज खान ने यासा नामक एक कठोर कानूनी संहिता लागू की। बहुत कठोर नियम थे इसके अंदर, जिसमें अपराध और दंड के स्पष्ट नियम थे। जिस प्रकार के अपराध करोगे उसी प्रकार का दंड मिलेगा, साफ, कोई लाम लपेट नहीं। गलत किए हो तो गलत का सजा मिलेगा। आज की तरह नहीं कि पुलिस को खरीद लिए, दरोगा को खरीद लिए, घूस दे दिए, बच गए, बेल करा लिए, नहीं, काम किए गलत, सजा होगा। इसमें व्यापार, सैन्य अनुशासन, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित कानून थे। ठीक है, इसका जो कानून था यासा, इसमें व्यापार को लेके कानून था, इसमें सेना को लेके, सेना के अनुशासन को लेके कानून था, धार्मिक सहिष्णुता मतलब धर्म को लेके कानून था, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित कानून थे। चोरी, झूठ बोलना, सेना से भागना और गद्दारी करने पर कठोर दंड दिया जाता था, फांसी चढ़ा दिया जाता था, मार दिया जाता था। तो ये इनके यासा के बारे में। अब हम धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टॉपिक आया है धार्मिक सहिष्णुता। तो धर्म का लड़ाई तो शुरुआत से होता है, चाहे चंगेज खान हो या चंगेज खान का बाप हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये धर्म की लड़ाई चंगेज खान के पहले से ही होता आ रहा है। तो मंगोल शासन में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, धर्म को लेके आजादी थी। ऐसा नहीं है कि हमने रोमनों की तरह, रोमन के बारे में भी हमने पढ़ा है कि उन्होंने सीधा कहा कि नहीं, अब तो हमारा ईसा मसीह ही सब कुछ है, यही हमारा ऑफिशियल रिलीजन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, मंगोल के अंदर धर्म की स्वतंत्रता थी। ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, ताओ, साम्यवाद के अनुयायियों को उनके धर्म का पालन करने का अनुमति था। जो भी धर्म के आप हो, आप अपने धर्म का पालन कर सकते हो। मंगोल सम्राटों ने धार्मिक नेताओं और विद्वानों को संरक्षण दिया। मंगोल के जितने भी नेता थे वो धर्म से जुड़े लोगों को संरक्षण देते थे, आदर करते थे, सम्मान करते थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कर प्रणाली। अब टैक्सेशन सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, टैक्स लेने की प्रक्रिया, क्योंकि टैक्स के ऊपर हम जितने भी क्वेश्चनों में पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं टैक्स का जिक्र तो आ ही रहा है। तो टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मंगोल शासन ने स्थानीय कर संरचनाओं को बरकरार रखा, मतलब टैक्स लेने की प्रक्रिया को बरकरार रखा और व्यापारियों से कम कर वसूला। मतलब जो बिजनेसमैन थे, जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, उनसे टैक्स कम वसूला जाता था। धार्मिक प्रतिष्ठानों को कर मुक्ति मिला, मतलब कि धर्म से जुड़े हुए कार्यों को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वे प्रशासनिक व्यवस्था को वित्त पोषित करने के लिए कर एकत्र करते थे। वो प्रशासनिक व्यवस्था को वित्त पोषित कहने का मतलब है उनके जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, चाहे वो सेना हो या कोई सरकारी कर्मचारी हो, उनको सैलरी देने के लिए वो टैक्स को वसूलते थे। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है साम्राज्य का संगठन। देखिए, दशमलवी सैन्य संगठन था। ये लोग डेसिमल सिस्टम को लेके चलते थे, डेसिमल के हिसाब से अपने सैनिकों को बांटते थे, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे करके। मंगोल सेना और प्रशासन दशमलवी प्रणाली 10, 100, 1000, 10,000 में विभाजित था। 10 सैनिक की एक इकाई होती थी जिसका एक प्रमुख होता था। 10 सैनिकों को अगर बांटा गया है तो उसका एक प्रमुख होता था। इस तरह 100, 1000 और 10,000 सैनिकों की टुकड़ियों का गठन किया जाता था। यह व्यवस्था सैन्य अनुशासन, प्रशासन दोनों में प्रभावी था, ताकि सेना के अंदर अनुशासन बना रहे, कभी भी उनके अंदर गद्दारी ना हो। इस कारण से ये दशमलवी सैन्य संगठन का उपयोग करते थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है डाक एवं संचार प्रणाली। हमने पहले भी बात किया है इनके अंदर डाक प्रणाली के बारे में। याम नामक एक डाक और संचार व्यवस्था बनाई गई, जिससे पूरे साम्राज्य में डाक स्टेशन थे। डाक स्टेशन मतलब कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना हो, उसके लिए याक नामक डाक प्रणाली और संचार व्यवस्था बनाया गया। संदेश वाहकों को घोड़ों और भोजन की सुविधा दी जाती थी। जो संदेश लेके एक जगह से दूसरी जगह तक जाता था,
डाक प्रणाली के लिए जो काम करता था उसे घोड़े और भोजन की सुविधा पर्याप्त मात्रा में मिलती थी, जिससे वो तेज गति से संदेश एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते थे। इसने सैन्य और प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत बनाया, जिससे इनका जो मतलब साम्राज्य था वो और ज्यादा मजबूत हुआ। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। अब हम 14वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं, मतलब कि तीसरे चैप्टर का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद एक और 15वां क्वेश्चन होगा और आपका चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए 14th क्वेश्चन को देखते हैं। 14 क्वेश्चन कहता है, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना की युद्ध रणनीति और विजय अभियानों की क्या विशेषताएं थी। मतलब कि चंगेज खान ने जो इतनी बड़ी साम्राज्य को तैयार किया, तो उसकी सेना के युद्ध रणनीति, कैसे ये युद्ध करते थे, किस प्रकार से रणनीति बनाते थे, कैसे दुश्मनों को पराजय करते थे, और उसके अलावा विजय अभियानों की क्या क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना ने एक अभूतपूर्व सैन्य शक्ति के रूप में उभरकर पूरे एशिया और यूरोप में विजय प्राप्त किया। ध्यान से समझिएगा, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना ने एक अभूतपूर्व सैन्य शक्ति के रूप में, एक पावरफुल मिलिट्री कह सकते हैं, के रूप में उभरकर पूरे एशिया और यूरोप में विजय प्राप्त कर लिया, जीत लिया सबको। उसकी युद्ध रणनीतियां, उसकी अनुशासित सेना, तीव्र गति से आक्रमण करने की क्षमता, छल कपट, मनोवैज्ञानिक युद्ध और कुशल संगठन पर आधारित था। वो कहते हैं ना, प्यार और युद्ध में सब जायज है, मतलब एवरीथिंग इज फेयर। तो वही बात है, ये छल कपट के माध्यम से भी युद्ध करते थे, धोखाधड़ी के माध्यम से भी युद्ध करते थे, तीव्र गति से आक्रमण करते थे, जिससे ये एशिया और अफ्रीका जैसे, यूरोप जैसे जगहों को जीत लिया था। अब बात करते हैं मंगोलों की विजय अभियानों की सफलता इन्हीं रणनीतियों और उनकी उन्नत सैन्य तकनीकों पर निर्भर था। उनके सेना के टेक्नोलॉजी, दिमाग, रणनीति के ऊपर ही इनकी जीत होती थी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, मंगोल सेना की प्रमुख युद्ध रणनीति। प्रमुख युद्ध रणनीति मतलब कौन सा ऐसा नियम था जिससे ये युद्ध हारते ही नहीं थे और जीतते ही जीतते थे। तेज गति और मोबाइल युद्ध प्रणाली। सोचो, ये मोबाइल युद्ध प्रणाली उस समय भी था, नाम है, मोबाइल नहीं था। मंगोल सेना अत्यधिक तेज गति से आगे बढ़ने में सक्षम थी, बहुत तेजी से आगे बढ़ता था। प्रत्येक सैनिक के पास कई घोड़े होते थे। मान लो एक घोड़ा थक गया तो उसको छोड़ के दूसरे घोड़े को पकड़ लो, दूसरा थक गया तीसरे घोड़े को पकड़ लो, ताकि वो तीव्र गति से आक्रमण कर सके, जिससे वो बिना रुके लंबी दूरी तक तय कर सकते थे। वे एक दिन में 80 से 100 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते थे, जो उस समय की किसी भी सेना के तुलना में बहुत अधिक था। कोई भी ऐसा सेना नहीं था जो 100 किलोमीटर की दूरी प्रतिदिन तय कर ले, लेकिन मंगोल सेना के अंदर वो शक्ति था, पावर था कि वो प्रतिदिन 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, घुड़सवार और धनुर्धारी। मंगोल योद्धा घोड़ों पे बैठकर तीर चलाने में निपुण होते थे। मतलब घोड़े पे बैठ के भी वो सटीक एम लगा सकते थे, दुश्मनों को मार सकते थे। वे तेज गति से दौड़ते हुए 360 डिग्री के कोण पर तीर चला सकते थे। अब सोचो कितना कंफर्ट फील करते होंगे वो घोड़े पे बैठ के भी, अगर घूम के किसी को पीछे मार देना, आगे मार देना, दाएं मार देना, तो ये कितना ट्रेंड थे, कितने इनके कुशल सैनिक थे, जिससे वे दुश्मन पर हमला करने के बाद तेजी से भाग भी जाते थे। मतलब मारा, खत्म किया और निकल लिया। मंगोल तीरंदाज का उपयोग करते थे। मंगोल जो थे वो तीरंदाज, तीर से मार करने वाले का उपयोग करते थे, जो हल्का लेकिन बेहद शक्तिशाली था। तीर इनका हल्का होता था ताकि कैरी करने में इनको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था और 200 से 300 मीटर की दूरी तक मार सकता है। 300 मीटर दूर भी अगर कोई खड़ा है तो वो मार के उसको गिरा देते थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, छल कपट और मनोवैज्ञानिक युद्ध। मंगोल सेना ने फर्जी वापसी, मतलब युद्ध कर रहे हैं और कह रहे नहीं भैया हम हार गए, हम जा रहे हैं, अब हम युद्ध नहीं करेंगे, हमको माफ कर दो बाबूजी, ऐसा कह दिया। अगला बोला कि अरे यार डर गया, कौन हम लोग मारपीट करें। वो ये सोच रहा है कि अब तो ये वापस जा रहा है, लेकिन नहीं, जैसे ही वो कंफर्ट फील किया कि वापस आके इसके साथ फिर से युद्ध करना शुरू कर दिया, हाई मनोबल के साथ, हाई के साथ। तो दिखावे के लिए ऐसा करते थे और युद्ध से भागने लगते थे, पर जब दुश्मन उनका पीछा करता था वो अचानक पीछे मुड़कर हमला कर देते थे, उन पर अटैक कर देते थे। वे खबरें फैलाकर या दुश्मन के मनोबल को तोड़कर लड़ाई जीतने की कोशिश करते थे। कभी बार वो झूठी खबर फैला देते थे, दुश्मन का मनोबल गिरा देते थे और फिर उनको जीत लेते थे।
उन्होंने दुश्मन के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए निर्दयता का प्रदर्शन किया, अपने दुश्मन को डराने के लिए निर्दयता का प्रदर्शन किया, लोगों को मारा, जिससे कई शहर बिना लड़ाई के ही आत्मसमर्पण कर देते। लोगों को लगता था अरे भाई चंगेज खान का सैनिक आ गया, चंगेज खान है वो, मार देगा, औरतों को उठा लेगा, बलात्कार होगा, खून खून होगा। तो भाई पहले ही से शहर वाले राजा कहते थे नहीं भाई हमको कोई मारपीट नहीं चाहिए, आइए मिला लीजिए, हमको माफ कर दीजिए, किसी को मत मारिए, हमको जिंदा छोड़ दीजिए। आक्रामक डर था चंगेज खान का। तो ये छल कपट और मनोवैज्ञानिक युद्ध के बारे में था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जासूसी और खुफिया जानकारी। देखिए मंगोलों ने अपनी विजय अभियानों से पहले जासूस भेजकर दुश्मन की स्थिति, संसाधन, सैन्य क्षमता की जानकारी एकत्र करता था। अब जिससे भी लड़ना है, मान लो कि हम दिल्ली में रहते हैं, हमको पंजाब वाले से लड़ना है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो अब मैं क्या करूंगा कि अपने लोगों को 20-25 लोगों को पंजाब भेज दूंगा, अलग अलग शहरों में कहूंगा पता करो कि कितना पुलिस टाइट है वहां का, कितने सैन्य शक्ति मजबूत है उसके, क्या पैसा वैसा है उसके पास, क्या संसाधन है, ये सब पहले पता करके तब उस पर अटैक करते थे। तो ये पहले जानकारी इकट्ठा कर लेते थे। स्थानीय जनजातियों और व्यापारियों से जानकारी लेकर युद्ध योजनाएं तैयार की जाती थी। वो अक्सर स्थानीय शत्रु को आपस में लड़ाने के लिए राजनयिक चालें भी चलते थे, आपस में लोगों को लड़वा दिया, उनको अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया। तो ये सारी चीजें थी चंगेज खान के सेना का। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है घेराबंदी तकनीक। मंगोलों ने चीनी, फारसी और मुस्लिम इंजीनियरों से घेराबंदी तकनीकों को अपनाया। अब ध्यान से समझिए, मंगोल ने चीनी, फारसी, मुस्लिम इंजीनियर, अभियंता जो समय काम करते थे, मतलब कि बिल्डिंग्स बनाते थे, उनसे घेराबंदी तकनीकों को अपनाया। वे तोप, गुलेल और आग बरसाने वाले उपकरण का इस्तेमाल करते थे, गुलेल से मारते थे, तोप चलाते थे। उन्होंने नहरों को मोड़कर जल स्रोतों के अवरुद्ध करके और सुरंग खोदकर किलों और शहरों को जीतने की रणनीति अपनाई। क्या करते थे, अब मान लो कोई किला बहुत मजबूत है, उस किला में वो घुस नहीं पा रहा है, तो नहर का रास्ता मोड़ दिया, उसके किला की तरफ पानी छोड़ दिया। अब वो पानी में अंदर कोई मरेगा तो नहीं, बाहर निकलेगा, बाहर निकलते थे उसको अपने कंट्रोल में ले लेता था। तो अलग अलग प्रकार की रणनीति थी, तभी तो चंगेज खान का इतना बड़ा साम्राज्य हो गया, मंगोलों का इतना बड़ा साम्राज्य हो गया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है क्रूरता और दंड नीति। मतलब मंगोलों ने कई शहरों को पूरी तरह नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। कहा जाता है कि मंगोलों के द्वारा गांव के औरतों का बलात्कार कर दिया जाता था, इज्जत लूट ली जाती थी और हजारों लोगों की हत्या कर दी जाती थी, जिससे अन्य राज्यों में भय फैल जाए, लोग खौफ हो जाए, डर जाए। अपना आतंक फैलाने के लिए चंगेज खान ये सब काम करवाता था और आत्मसमर्पण करने लगते थे डर से लोग, कि क्यों, कौन अपने समाज में इस प्रकार के कुकृतियों को देखेगा। जो नगर या साम्राज्य बिना संघर्ष के आत्मसमर्पण कर देते थे उन्हें आमतौर पर बख्श दिया जाता था, लेकिन जो विरोध करते थे उनको पूरी तरह संहार कर दिया जाता था। अब ऐसे नगर शहर जो पहले ही हाथ जोड़ लेते थे, ना बाबूजी हमसे ना हो पाएगा, उसको बख्श भी दिया जाता। चंगेज खान उसको नहीं मारता था, उसके सेना उसको नहीं मारते थे, लेकिन जो टीम टाम किया उसको तो धकच देता था, खत्म, नस्नो नाबूद कर देता था, बर्बाद कर देता था उस शहर को। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है चंगेज खान के प्रमुख विजय अभियान। जो प्रमुख विजय अभियान है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला तो है स्टेपी जनजातियों का एकीकरण। चंगेज खान ने मंगोल और तुर्क जनजातियों को एकीकृत करके संगठित साम्राज्य बनाया, दोनों को जोड़ दिया। किसे किसे, तुर्क जनजाति को एकीकृत किया और उसे आपस में जोड़ दिया। उसने नायमन, तातार, किराइट और मार्किट जनजातियों को पराजित भी किया। दूसरा है जिन्स साम्राज्य, चीन पर आक्रमण। अब देखिए 1211 में चंगेज खान ने चीन के उत्तरी जिन्स साम्राज्य पर हमला किया और 1215 में उसकी राजधानी यानजिंग, जो वर्तमान में बीजिंग है चाइना के अंदर, उसको जीत लिया। मंगोलों ने चीनी घेराबंदी तकनीकों को अपनाया और किलेबंदी वाले शहरों पर विजय प्राप्त कर लिया। जितने भी किलाबंद शहर थे सब पर घेराबंदी तकनीक मतलब क्या, अभी ने समझा है कि नहर का पानी छोड़ दिया उसके किले में, नदी का पानी छोड़ दिया, पानी में डूब रहा आदमी तो बाहर निकलेगा बिलबिला के। ऐसे में उसने कई सारे शहरों पर विजय प्राप्त कर लिया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। हमारा कहता है तिब्बत, कोरिया और वियतनाम पर अभियान। अब तिब्बत पे, कोरिया पे और वियतनाम पे जो इन मंगोलों के द्वारा हमला हुआ है उसके बारे में जान लीजिए। मंगोल सेनाओं ने तिब्बत, कोरिया पर आक्रमण किया, लेकिन इन क्षेत्रों को पूरी तरह अधीन नहीं कर सका, जीत नहीं पाया। वियतनाम में भी भीषण प्रतिरोध का सामना करना पड़ा उसे,
जिससे मंगोलों को पीछे हटना पड़ा। मंगोल पीछे हट गए, वियतनाम को भी जीत नहीं पाए। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए अब हम थर्ड चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, 15 इसे देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारा कहता है मंगोल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। बहुत कुछ तो हमने पढ़ लिया, शुरुआत भी देख लिया, तो एक बार अंत भी देख लेते हैं मंगोलों का कि मंगोल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, क्या कारण थे और इसका वैश्विक इतिहास पर क्या असर पड़ा। जब मंगोलों का पतन हो गया, चंगेज खान के द्वारा बनाए गए इतने मेहनत से जो साम्राज्य बनाया गया, इसकी समाप्ति हो गई। कैसे हुई, क्या कारण थे, क्या फैक्टर थे कि इतना बड़ा साम्राज्य खत्म हो गया, मटिया मेट हो गया। और अगर मटिया मेट हो गया तो इसका वैश्विक इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, पूरे विश्व पर इसका प्रभाव क्या देखने को मिला। तो देखिए मंगोल साम्राज्य इतिहास का सबसे बड़ा स्थल आधारित साम्राज्य था, हमने डिस्कस कर लिया। जो चंगेज खान 1206 से 1227 की सैन्य विजय और प्रशासनिक कुशलता के कारण अस्तित्व में आया, ये भी हमने बात कर लिया। लेकिन 14वीं शताब्दी तक यह साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, धीरे धीरे दबने लगा और अंततः बिखर गया, टूट गया। इसका पतन कई आंतरिक और बाहरी कारणों से हुआ। कई सारे ऐसे फैक्टर हैं, आंतरिक भी, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, बाहरी कारण भी है जिसके कारण इसका पतन हुआ, विघटन हुआ, टूटा। तो आइए उसके बारे में जानते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड हमारा कहता है मंगोल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण, मेन फैक्टर को जान लेते हैं। सबसे पहला है प्रशासनिक समस्या और साम्राज्य का विभाजन। चंगेज खान की मृत्यु 1227 में हो गई। उसके बाद विशाल साम्राज्य 4 खानों में विभाजित हो गया, मतलब 4 अलग अलग लोगों ने उसे अपने हिसाब से तोड़ दिया। युआन राजवंश चीन कबलई खान ले गया, चगताई खानत मध्य एशिया, इसके अलावा इल खानत ईरान मध्य पूर्व में गया, स्वर्णहाट रूस यूरोप में गया। यह विभाजन जो हुआ 4 अलग अलग भागों में चंगेज खान की मृत्यु के बाद, क्योंकि 1227 में तो चंगेज खान चल बसा। तो मंगोलों की शक्ति को कमजोर करने का पहला कारण था यही विभाजन, ये 4 भागों में बंटना, क्योंकि इन चारों खानों के बीच आपसी संघर्ष और प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। ये आपस में लड़ने लगे, आपस में एक दूसरे से भिड़ते रहते थे, जिसके कारण लड़ाइयां बढ़ती गई और ये कमजोर होते गए। एक स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सत्ता संघर्ष और आंतरिक विद्रोह। मंगोल साम्राज्य का उत्तराधिकार कोई निश्चित प्रणाली के आधार पर तय नहीं होता था। अब मंगोल में चंगेज खान के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसका कोई पैमाना ही नहीं था। जो जीता वही बन जाता था, जिससे हर उत्तराधिकारी के दावे पर गृह युद्ध छिड़ जाता था। हर कोई गृह मतलब उत्तराधिकारी ही बनना चाहता था, राजा बनना चाहता था, चंगेज खान की तरह शासक बनना चाहता था, जिससे वो आपस में ही लड़ने लगते थे। खानतों के शासक एक दूसरे से लड़ने लगे, जिससे उनकी सैन्य शक्ति और प्रशासनिक स्थिरता कमजोर हो गई, धीरे धीरे वो बिखरने लगे। युआन राजवंश चीन और इलखानत ईरान में कई बार विद्रोह हुए, जिससे मंगोल शासन कमजोर हो गया। आपस में इनमें घर में ही विद्रोह होने लगा, आपस में ही लोग लड़ने लगे, ये आपस में कुर्सी के लिए लड़ते थे, इसलिए यहाँ पे ये धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। आगे के स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है आर्थिक संकट और व्यापारिक मार्गों का असुरक्षित होना। मंगोल साम्राज्य व्यापार मार्ग जैसे सिल्क रोड को नियंत्रित करता था, जिससे व्यापार फला फूला, क्योंकि चंगेज खान ने इन सड़कों को सही किया ताकि आने जाने वाले लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार कर सके। लेकिन साम्राज्य के कमजोर होने के बाद इन सड़कों पर डाकू लुटेरे जो थे, रॉबरी करने वाले, वो इन सड़कों को असुरक्षित बना दिया। व्यापारी लोगों को लूट लेते थे, मार देते थे, व्यापार घटने लगा, इससे भी इनका विघटन हुआ। आर्थिक संकट के कारण प्रशासन और सेना को बनाए रखना मुश्किल हो गया। पैसे नहीं था, टैक्स नहीं आ रहा था, तो प्रशासन कहां से चलता। सरकारी कर्मचारी को पैसे नहीं मिल रहा था, सैनिक को पैसे नहीं मिल रहा था, कौन नौकरी करता भाई, छोड़ दिया, सब कमजोर हो गया। ब्लैक डेथ महामारी भी आया, बीमारी भी आया, जनसंख्या में गिरावट आई। 14वीं शताब्दी में ब्लैक डेथ महामारी फैली, जो सिल्क रोड के माध्यम से पूरे यूरोप और एशिया में फैल गया। एक ऐसी महामारी, एक ऐसी फैलने वाली बीमारी इसी सिल्क रोड के माध्यम से एशिया और यूरोप के कई सारे देशों में फैल गया। इस महामारी ने मंगोल सेना और प्रशासन को कमजोर कर दिया, जिससे विद्रोह को दबाना मुश्किल हो गया। अब विद्रोह दब ही नहीं पा था, लोग उखड़ रहे थे, लोग लड़ रहे थे, लोग राजा के खिलाफ बोल रहे थे, तो इनके विद्रोह को ये दबा नहीं पाए। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सैन्य पराजय और बाहरी आक्रमण।
चीन में 1368 में मिंग राजवंश ने युआन राजवंश को हटा दिया। मिंग राजवंश एक नया राजवंश, चंगेज खान के बाद एक दूसरे पार्टी का एक आया और किसे हटा दिया? युआन राजवंश को हटा दिया और मंगोलों को मंगोलिया की ओर खदेड़ दिया। का भाग यहां से खाली कर, ये हमारा एरिया है। मध्य एशिया में तैमूर मतलब तैमूर लंग ने चगताई खानत को पराजित किया। अब तैमूर लंग के बारे में आपको पता होगा, ये भी एक बहुत बड़ा शासक था। इसने किसको? चगताई खानत को पराजित किया। रूस में 1480 में इवान तृतीय ने स्वर्णहार्ड को समाप्त कर दिया। मतलब सभी जगहों से चंगेज खान के जो 4 भागों में साम्राज्य बटा था उसकी हार होनी शुरू हो गई। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 16, मतलब 3rd चैप्टर यहाँ पे हमारा समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है मध्ययुगीन यूरोपीय समाज का 3 वर्गों में कैसे विभाजित किया गया था और प्रत्येक वर्ग की भूमिका क्या थी? मतलब इनके समाज में जो इन्हें 3 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया, तो पहले तो हम उन 3 वर्गों के बारे में जानेंगे, फिर उन 3 वर्गों की भूमिका क्या थी समाज में, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, मध्ययुगीन यूरोप जो है वो 5वीं से 15वीं शताब्दी में समाज को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसे सामंतवादी व्यवस्था के आधार पर व्यवस्थित किया गया। और इस समाज का ढांचा धर्म, कृषि और सैन्य सेवा पर आधारित था। मतलब ये जो इनके 3 भागों में इनको बांटा गया, मुख्य इनका आधार जो था वो धर्म था, कृषि था और सैन्य सेवा पर आधारित था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है पहला वर्ग क्या था? पादरी वर्ग था। पहला जो था वो पादरी वर्ग के अंतर्गत आता था। पहले नंबर पे है पादरी वर्ग। देखिए, जो प्रार्थना करते थे, पादरी का मतलब क्या होता है? जो चर्च में पूजा करने वाले वर्ग हैं। तो सबसे पहले हम पादरी वर्ग के भूमिका के बारे में जानते हैं कि इनका काम क्या था। यह वर्ग धार्मिक गतिविधियों, शिक्षा और नैतिकता के संरक्षण के लिए जिम्मेदार था। ध्यान से समझिएगा, यह वर्ग जो है वो धार्मिक गतिविधि मतलब पूजा पाठ, होम कांड, दिस दैट करने में बिजी रहता था। शिक्षा के ऊपर, नैतिकता का संरक्षण करने की जिम्मेदारी प्रथम वर्ग के लोग अर्थात पादरी वर्ग के लोगों के पास था। चर्च इस वर्ग का नेतृत्व करता था और यह सामंती व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ था। जितने भी चर्च थे इनका देखरेख इन्हीं के द्वारा होता था। धार्मिक नेता पोप, बिशप, पादरी, राजा और सामंतों को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर शासन को वैधता प्रदान करते थे। यही सब जो थे पॉप वगैरह, पादरी, फादर, मदर, सिस्टर वाले, ये राजा को ईश्वर का रूप प्रदान करते थे और उनको शासन करने की इजाजत देते थे। चर्च के पास बड़ी मात्रा में भूमि होती थी, जमीन होता था, जिससे यह आर्थिक रूप से भी सशक्त था, मजबूत हुआ करता था। चर्च के जो पादरी हुआ करते थे उनके पास अच्छा खासा पूंजी, पैसा, धन हुआ करता था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है उपवर्ग। देखिए, उच्च पादरी और निम्न पादरी इसमें होते थे। हम इसको नहीं देखते क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। योद्धा वर्ग को देख लेते हैं, जो लड़ते थे। दूसरे नंबर पे है योद्धा वर्ग, जो लड़ाइयां करता था। इस वर्ग में राजा, सामंत, सूरवीर सब शामिल हुआ करते थे। दूसरे नंबर वाले वर्ग में, पहले में सिर्फ पादरी, पूजा करने वाले, पॉप, बिशप, ये सब, और दूसरे में सूरवीर, राजा, सामंत, जो सैन्य सुरक्षा और प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता था। ये दूसरे वर्ग में आता था। राजा पूरे साम्राज्य का स्वामी हुआ करता था, पूरा उसका जितना भी भूखंड हुआ करता था उसका वो स्वामी होता था, जबकि सामंत उसके अधीनस्थ थे और वो अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर शासन करते थे। राजा के द्वारा बताए गए क्षेत्रों पर शासन करने वाले को हम क्या कहते हैं? सामंत कहते हैं। सामंत अपने अधीन सूरवीरों को जमीन देकर उन्हें सैन्य सेवा के लिए तैयार करते थे। सूरवीरों को मतलब जो बाहुबली होते थे, शक्तिशाली होते थे, उनको भी अपने अंगरक्षक के तरीके से रखते थे। कौन? सामंत लोग। उनको जमीन दे देते थे, पैसे देते थे। सूरवीर के सिद्धांत, सूरवीर क्या करते थे? सूरवीरता के सिद्धांतों का पालन करते थे और युद्ध के समय राजा या सामंतों की रक्षा करते थे, उनके लिए लड़ाइयां लड़ते थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कृषक एवं श्रमिक वर्ग। अब इसको समझ लीजिए। कृषक एवं श्रमिक वर्ग में यह वर्ग समाज का सबसे बड़ा हिस्सा था। तीसरे नंबर पे आता है श्रमिक वर्ग या कृषक वर्ग। यह वर्ग समाज का सबसे बड़ा हिस्सा था। इसका मुख्य कार्य कृषि उत्पादन और श्रम कार्य करना था। ये खेती करते थे, जमीन पे फसलों को उगाते थे,
लोगों के लिए अनाज उगाते थे और श्रम भी करते थे। अब सभी के पास जमीन नहीं था, तो जिनके पास जमीन नहीं था वो दूसरों के खेतों में काम करते थे। किसान अपने सामंतों की भूमि पर खेती करते थे और बदले में उन्हें संरक्षण मिलता था। अपने सामंतों के लिए खेती करना, उससे उसके बदले में उनसे कुछ अनाज मिल जाना, पैसे मिल जाना, मदद मिल जाना, संरक्षण मिल जाना। अधिकांश किसान सर्फ्स होते थे जिन्हें जमींदारों की भूमि से जुड़ा हुआ माना जाता था और वो बिना अनुमति भूमि छोड़ नहीं सकते थे। उनको बिना अनुमति के भूमि छोड़ने की इजाजत नहीं थी। कुछ स्वतंत्र किसान भी होते थे जिन्हें थोड़ी अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती थी। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा है स्वतंत्र किसान क्या होता था। जो थोड़े अधिक स्वतंत्र होते थे और अपना कर देकर रहते थे, मतलब खुद से टैक्स पे करते थे। बंधुआ किसान क्या था, जो सामंतों की भूमि पर, मतलब जमींदारों की भूमि पर काम करते थे, उनसे जुड़े होते थे और स्वतंत्र रूप से स्थान नहीं बदल सकते थे, मतलब जहां मन हुआ वहां नहीं जा सकते थे। एक ही जमीन पर एक ही सामंत के यहाँ काम करना पड़ता था। सामंती व्यवस्था में इन वर्गों के आपसी संबंध भी थे। राजा सामंतों को भूमि प्रदान करता था। राजा जो था वो सामंतों को अलग अलग क्षेत्रों से भूमि प्रदान करता था और बदले में वो उसे सेना और टैक्स देते थे। सामंत सूरवीरों को भूमि देकर उनसे सैन्य सेवा लेते थे। सूरवीर किसानों से कर और उत्पादन लेते थे। सूरवीर जितने भी सेना के इनके लोग होते थे या फिर ये बॉडीगार्ड होते थे, वो किसानों से टैक्स वसूलने का काम करते थे और उन्हें इसके बदले में सुरक्षा देते थे। किसान पूरे समाज का आर्थिक आधार थे। किसान जो था वो मेन व्यक्ति था जो सबके लिए उत्पादन करता था, सभी का पालन पोषण करता था, क्योंकि अनाज उगाएगा तभी तो ये सब खाएगा ना। तो किसान इनके रीढ़ की हड्डी की तरह देखे जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 हमारा कहता है सामंती व्यवस्था क्या था और यह यूरोप में कैसे विकसित हुआ। सामंती व्यवस्था कैसे विकसित हुआ, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि सामंती व्यवस्था था क्या, यह यूरोप में विकसित कैसे हुआ। तो देखिए, सामंती व्यवस्था मध्ययुगीन यूरोप में एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना था, एक सिस्टम का पार्ट था, एक सिस्टम कंट्रोलिंग पार्ट था जिसमें भूमि के बदले सेवा, सुरक्षा और निष्ठा का आदान प्रदान किया जाता था। इस अवस्था में राजा, सामंत, शूरवीर और कृषक चार प्रमुख घटक होते थे, क्योंकि राजा सामंतों को जमीन दे देता था, इसके बदले में सामंत उसे सेना और कर मतलब टैक्स देता था। अब सामंत छोटे छोटे किसानों से खेती करवाता था, छोटे छोटे किसानों को अनाज मिल जाता था और सुरक्षा मिल जाता था। तो ये एक इनका साइकिल था जिसके ऊपर ये सामंतवाद की व्यवस्था चल रही थी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सामंती व्यवस्था का विकास कैसे हुआ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि सामंती व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, कैसे ये चलन में आया। रोमन साम्राज्य के पतन 476 ईस्वी के बाद, याद रखिएगा रोमन साम्राज्य के बारे में भी हमने पढ़ा है। जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो यूरोप में अराजकता फैल गई, लोगों के बीच में अशांति, गृह युद्ध, मारपीट, लड़ाई झंडा सब हो गया। कोई केंद्रीय सरकार नहीं बचा, कोई था ही नहीं जो शासन करे, कोई नीति नहीं, कोई नियम नहीं, जिससे व्यापार, कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रभावित हुआ। व्यापार तो ध्वस्त हो गया, कानून भी तहस नहस हो गया। इसके बाद जर्मनिक कबीले, याद है ना, यही वो 3 कबीले जो बार बार निकलते थे, हमला कर देते थे, लूट खसोट के भाग जाते थे, और वाइकिंग्स के हमलों ने लोगों को मतलब कि स्थानीय शासकों पर निर्भर होने के लिए मजबूर कर दिया। अब लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि ये जर्मनिक जो थे, जो जंगलों में रहते थे, वो निकलते थे, लूट मार करते थे, फिर घुस जाते थे। तो स्थानीय जो राजा थे या स्थानीय जो सरकार थी, उसके ऊपर इनको निर्भर होना पड़ा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। शक्ति का विकेंद्रीकरण को देखते हैं। रोम के पतन के बाद राजाओं के पास विशाल क्षेत्र तो थे। रोम के पतन के बाद, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद राजाओं के पास विशाल क्षेत्र तो थे, लेकिन प्रशासनिक क्षमता सीमित थी। उनके पास लोग नहीं थे, शक्ति नहीं था, पावर नहीं था, तरीका नहीं था, नीति नहीं था, नियम नहीं था। उन्होंने अपनी भूमि के विभिन्न हिस्से शक्तिशाली योद्धाओं मतलब सामंतों को सौंप दिया, जिनके पास सैनिक थे, पावरफुल सैनिक थे, जो बदले में राजा की सेवा और रक्षा करते थे। इस तरह राजा, सामंत और उनके अधीनस्थ योद्धा का एक परस्पर निर्भरता वाला तंत्र विकसित होने लगा, और यहीं से सामंत पर निर्भर होने लगे राजा, और सामंतवाद का शुरुआत हो गया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है वाइकिंग्स, सार्सेन, मेजार आक्रमण। ये वही हैं जर्मनिक जो जंगलों से आते थे। यूरोप में वाइकिंग, सार्सेन और मेजार हंगरी से, अब कुछ लोग मुस्लिम आक्रमणकारी थे,
कुछ लोग मतलब कि अलग से थे, कुछ हंगरी से थे, ये सब आक्रमण कर रहे थे। इस अस्थिरता के कारण स्थानीय नेता सामंत जो होते हैं उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया और सूरवीरों को संगठित किया। इस तरह सामंती किले और मजबूत सेनाओं की जरूरत पड़ी, जिससे सामंतों की शक्ति बढ़ी। क्योंकि अब जो आम लोग थे वो कहने लगे भाई ये तो लूट लेते हैं, मार देते हैं, बहू बेटियों को उठा ले जाते हैं, जंगल में जानवरों को उठा के लेके चले जाते हैं, तो इनसे रक्षा के लिए राजा को भी सामंतों पर निर्भर होना पड़ा। अब सामंत इससे मजबूत होने लगे और जब जब सामंत मजबूत होने लगे जैसे जैसे, तो इनकी व्यवस्था ही सामंतवादी व्यवस्था के नाम से प्रचलित होने लगी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। सामंती व्यवस्था की संरचना को देख लीजिए। पहले नंबर पे राजा आता है। राजा का सर्वोच्च मतलब किसी भी जगह का, राज्य का, देश का सर्वोच्च स्वामी राजा था और सामंतों को भूमि प्रदान किया जाता था। बदले में राजा को टैक्स मिलता था और सेना में सहायता मिलता था। हालांकि कई बार सामंत इतने शक्तिशाली हो गए कि वो राजा को ही सत्ता से चुनौती देने लगे। राजा को हटा दिया, सामंत राजा को हटा दिया कि हट मैं अब राजा हूं ना। सामंत इतने शक्तिशाली हो गए। अब हम बात करते हैं सामंत की। तो राजा से भूमि प्राप्त कर लेता था और अपने योद्धाओं को बांट देता था और स्थानीय प्रशासन को चलाते थे, उनसे टैक्स वसूलते थे और अपनी सेना तैयार रखते थे ताकि राजा के साथ अगर कोई दिक्कत हो तो राजा के लिए लड़ाई हो। कई सामंत अत्यधिक शक्तिशाली हो गए और राजा से स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे, मतलब राजा का वैल्यू ही नहीं रहा। कई बार तो राजा को भी हटा दिया गया गद्दी से कि मैं ही राजा हूं। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। सूरवीर की बात करते हैं। सूरवीर को ना नाइट कहा जाता था, याद रखिएगा, कई बार प्रश्न में ना नाइट भी पूछा जाता है। सामंतों की सेना में योद्धा होते थे और उनके बदले में उनको भूमि फ्री में प्राप्त होता था, मतलब कि उनको सामंत सब जो थे वो जमीन दे देते थे। वो राजा और सामंतों की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे और युद्ध में भाग लेते थे। उनका काम था कि राजा की सुरक्षा करना, उनका काम था सामंतों की सुरक्षा करना, उनका काम था युद्ध में भाग लेना। सूरवीर नामक कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करते थे जिसमें निष्ठा, साहस और न्याय शामिल था। इसके अलावा कृषक और बंधुआ किसान भी थे। ये समाज का सबसे बड़ा वर्ग था। सबसे ज्यादा जनसंख्या ऐसी की थी जो खेतों में काम करते थे और उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा सामंत को दे देते थे, अपने जमींदार को दे देते थे। बंधुआ किसान भूमि से जुड़े होते थे और बिना अनुमति के उस किसान उस जमीन को छोड़ नहीं सकते थे। किसानों के श्रम पर ही पूरी सामंती अर्थव्यवस्था निर्भर था। किसानों के काम पर ही पूरी सामंत का अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिकल सिस्टम इसी के ऊपर बेस्ड था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सामंती व्यवस्था के प्रभाव। देखिए राजनीतिक प्रभाव भी है। यूरोप में केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई और स्थानीय सामंत अधिक शक्तिशाली हो गए। सामंत सब बहुत मजबूत हो गया। राजा और सामंतों के बीच में सत्ता संघर्ष बढ़ गया, आपस में ही लड़ने लगे। आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिला। कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधि थी और किसानों पर करों के उपज का भारी बोझ था। किसानों को ज्यादा से ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ता था। व्यापार और शहरों का विकास धीमा हो गया क्योंकि स्थानीय स्वायत्तता बढ़ गई। अब स्थानीय लोगों के अंदर, सामंतों के अंदर भगदड़ ज्यादा हो गई, जिसके कारण व्यवस्था जो है वो चरमरा गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। सामाजिक प्रभाव अगर देखें, समाज कठोर वर्गों में बटा हुआ था और उसके ऊपरी वर्ग जिसमें राजा, सामंत, शूरवीर, इनको विशेषाधिकार प्राप्त था, अलग से अधिकार प्राप्त था। जबकि किसान और श्रमिकों का शोषण होता था, अधिक से अधिक टैक्स देना पड़ता था, अधिक से अधिक इनको बंधुआ मजदूर बना के रखा जाता था, इनके साथ अत्याचार होता था। चर्च का प्रभाव बहुत बढ़ गया और यह शिक्षा, नैतिकता और राजनीति को नियंत्रण करने लगा। जो पादरी वगैरह थे, पॉप वगैरह थे, इनका पावर में ग्रोथ देखने को मिला क्योंकि इसके बाद ये वहां के पॉलिटिक्स को, शिक्षा को, नैतिकता को, सबको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। सामंती व्यवस्था का पतन कैसे हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि सामंती व्यवस्था का समाप्ति कैसे हुआ। व्यापार और नगरों का विकास। देखिए क्रूसेड युद्धों के बाद यूरोप में व्यापार बढ़ा और नए शहर विकसित हो गए। व्यापारी और कारीगरों का एक नया वर्ग उभरने लगा जिससे सामंती व्यवस्था कमजोर हो गई क्योंकि अब लोग व्यापार करने लगे ना, शहरों में आने लगे, काम करने लगे। तो सामंत को क्या चाहिए था? मजदूर, बंधुआ मजदूर जो उनके खेत में काम करे, लेकिन वो तो रहा नहीं, वो सब शहर की तरफ भागने लगा। कृषि उत्पादन और जनसंख्या वृद्धि। तीन खेत प्रणाली, मतलब कि जैसे तकनीकों से कृषि उत्पादन बढ़ाया जिससे जनसंख्या वृद्धि हुई और नए बाजार विकसित हुए। तो इस कारण से भी सामंती व्यवस्था का पतन यहाँ पे देखने को मिला। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है काला मौत, ब्लैक डेथ। देखिए यह एक महामारी था, एक बीमारी था जो सिल्क रूट के माध्यम से यूरोप में और एशिया में फैला और 1/3 आबादी समाप्त हो गई। मतलब
आबादी, बहुत बड़ी आबादी की मौत हो गई। इसमें किसानों की मांग बढ़ी और उन्हें बेहतर मजदूरी और स्वतंत्रता की मांग की, जिससे सामंती व्यवस्था कमजोर होता गया। अब हम बात करेंगे 100 ईयर वॉर्स। अब ये क्या था? इस युद्ध के दौरान स्थानीय सेना बनी, जिससे राजा अधिक शक्तिशाली हुए और सामंतों की जरूरत कम हो गई। मतलब अब सामंतों के ऊपर निर्भर ही नहीं रहता था कोई, सब लोकल राजा सब बनना शुरू हो गया। पुनर्जागरण और राष्ट्रीय राज्य का उदय। पुनर्जागरण और प्रभुत्वता के विचारों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। 15वीं शताब्दी तक फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन जैसे राष्ट्रीय राज्य बनने लगे, जिससे सामंती व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो गया। क्योंकि अब जब अलग अलग राज्य बने, अलग अलग राजा बना, तो यहाँ पे सामंतों की जरूरत ही नहीं थी। राजा अपने हिसाब से अपने जगहों को कंट्रोल करता था, अपने किसानों को कंट्रोल करता था, तो सामंतवाद जो था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा प्रश्न नंबर 18 है। अब हम प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमारा कहता है, कृषकों और कृषि दासों की स्थिति क्या थी और वे सामंती समाज में कैसे जीवन व्यतीत करते थे। कृषक कौन थे, कृषि दास कौन थे, सामंत कौन थे, और सामंत के अंदर ये कृषि दास और कृषक अपना जीवन कैसे चला रहे थे। देखिए, मध्ययुगीन यूरोप में कृषक और कृषिदास समाज का एक सबसे बड़ा वर्ग था। मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या थी इनकी, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा बड़ा वर्ग भी कहा जाता है। और सामंती व्यवस्था के तहत इनका जीवन कठिनाइयों और श्रम पर आधारित था। बहुत ज्यादा इनसे मेहनत करवाया जाता था। वे भूमि के मुख्य उत्पादक थे और उनके श्रम पर पूरा समाज टिका हुआ था। इन्हीं के कामों के द्वारा, इन्हीं के द्वारा उगाए गए अनाज पे पूरा समाज टिका हुआ था। हालांकि उनकी सामाजिक स्थिति निम्न थी, उनका स्थिति बहुत बढ़िया नहीं था, क्योंकि ये जो भी उगाते थे अनाज, उसका एक बड़ा हिस्सा इनको सामंत को टैक्स के रूप में दे देना पड़ता था। और वे विभिन्न प्रकार के करों और दायित्व से भी बंधे हुए थे। कई प्रकार के टैक्स इनसे लिए जाते थे, कई प्रकार के इनसे मतलब कि दायित्व, कर्तव्य करवाया जाता था, काम करवाया जाता था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। कृषकों और कृषि दासों के बीच में अंतर की बात कर लें तो सबसे पहले ऊपर विशेषता है, कृषक है और कृषि दास है। विशेषता ये था कि स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो कुछ हद तक स्वतंत्र था, लेकिन कर देना पड़ता था किसको? कृषक को। कुछ स्वतंत्र भी था लेकिन टैक्स देना पड़ता था। लेकिन कृषि दास जो थे वो जमींदार के जमीन से जुड़े होते थे, वो जमीन को छोड़ के जा नहीं सकते थे। भूमि पर अधिकार की बात कर ले तो जो कृषक था वो अपने जमीन का मालिक होता था, या हो सकता था, या फिर जमीन को किराए पे ले लेता था। लेकिन कृषि दास के पास कोई जमीन नहीं होता था। ये सामंत या कृषि के बड़े बड़े कृषकों के खेतों पे काम करते थे। कर और दायित्व की बात करें तो फसल का कुछ हिस्सा जमींदार को कर के रूप में देना पड़ता था कृषक को। लेकिन कृषि दास के पास कोई प्रकार का कर देना, कई प्रकार के कर देने पड़ते थे, जैसे उपज का हिस्सा, शादी पर कर, मृत्यु पे कर, इन सभी पे इनको टैक्स पे करना होता था। अगला पॉइंट हमारा कहता है, कृषकों और कृषि दासों का जीवन कैसा था। कैसे कृषक और कृषि दास जो है वो अपने जीवन को चला रहे थे। देखिए, कृषकों और कृषि दासों का दिन सुबह सूर्योदय से पहले शुरू हो जाता था। वो सामंतों के खेत पे काम करते थे, फसल उगाते थे, पशुपालन करते थे, जल और लकड़ी और चारा इकट्ठा करते थे, खेत जोतने, बीज बोने, कटाई करने, अनाज पीसने जैसे कार्यों में लगे रहते थे। अधिकांश लोग गेहूं, जौ, मटर, बीन्स, शलजम जैसी फसलों को उगाते थे। खाने में ब्रेड, दलिया, सब्जी और कभी कभी दूध या मांस भी शामिल होता था। ज्यादातर लोग मिट्टी और लकड़ी से बने छोटे घरों में ही रहते थे, जिसकी छत फूस की होती थी। ऐसे कृषक और कृषि दासों की स्थिति हुआ करता था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कर और दायित्व के बारे में, टैक्स के बारे में। यहाँ पे टाइड है, जो अपनी उपज का 10% हिस्सा चर्च को देना पड़ता था। इसके अलावा मनोरियल कर है, जमींदार को उपज का कुछ हिस्सा देना पड़ता था। मिल कर है, अनाज पीसने के ऊपर टैक्स देना पड़ता था। शादी और मृत्यु को लेके भी टैक्स था, ये भी इनको पे करना होता था। यदि शादी करना है किसी कृषि दास को तो उसके ऊपर टैक्स पे करना है। अगर मृत्यु हो गई तो मरने के बाद भी टैक्स देना है, लेकिन टैक्स देना है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, कृषकों और कृषि दासों की स्थिति में परिवर्तन कब आया। मतलब ये कृषक जो थे या जो कृषि दास थे, इनके स्थिति में परिवर्तन कब से आया। तो जैसे जैसे व्यापार बढ़ा है, वैसे कई कृषक स्वतंत्र हो गए और शहरों में जाकर कारीगर या व्यापारी बन गए, अपना काम करने लगे। मध्ययुगीन नगरों में स्वतंत्रता अधिक था, फ्रीडम अलग था, तो कुछ लोग जो थे वो कृषि दास भी भाग कर वहां पे चले गए अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने आप को आजाद करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा प्रश्न नंबर 19 है। अब हम प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 हमारा कहता है,
मध्ययुगीन यूरोप में चर्च और धर्म गुरुओं की क्या भूमिका थी और वो समाज को किस प्रकार से प्रभावित करते थे, समाज पर इनका क्या वर्चस्व था। तो मध्ययुगीन यूरोप में चर्च और धर्म गुरुओं की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली थी। वे न केवल धार्मिक मामलों में बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इनका अहम योगदान हुआ करता था। ये हर प्रकार से, चाहे वो क्षेत्रीय काम हो, राजनीतिक काम हो, सामाजिक काम हो, आर्थिक कार्य हो, सब में इनका योगदान हुआ करता था। उनकी शक्ति और प्रभाव समाज के लगभग हर पहलू में दिखाई देता था। हर पहलू में इनकी शक्तियां दिखाई देती थी। अब धार्मिक भूमिका की बात करते हैं कि धार्मिक भूमिका में इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान था। चर्च ईसाई धर्म का केंद्र हुआ करता था। जो पादरी लोग होते थे वो चर्च में रहते थे और ये उनका अहम केंद्र हुआ करता था। और धर्म गुरु, पॉप, बिशप, पादरी, भिक्षु जो भी है, इन लोगों का धार्मिक जीवन का संचालन करते थे। ये सभी लोगों को धर्म से जुड़े शिक्षा को प्रदान करते थे। वे उपदेश देते थे, संस्कार जैसे वक्तिमा, विवाह, अंतिम संस्कार संपन्न कराते थे और लोगों को नैतिकता का पाठ कराते थे। मतलब लोगों को सही राह पे चलने के लिए प्रेरित करते थे, अच्छे ज्ञान वगैरह देते थे, लोगों को धर्म से जुड़ी राहों पे चलने के लिए प्रेरित करते थे। राजनीतिक प्रभाव की अगर हम बात करें, अगर पॉलिटिकल प्रभाव या फिर पॉलिटिकल तरीकों में इनके अगर हम हस्तक्षेप की बात करें तो पॉप का प्रभाव राजाओं और सम्राटों पर बहुत अधिक था। आम नागरिक को तो छोड़ो, राजाओं पर ही इनका प्रभाव बहुत ज्यादा था। ये राजा के ऊपर अपना दबदबा, सिस्टम को कंट्रोल करते थे। कई बार पॉप के आदेश से सम्राटों को पद से भी हटाया गया। कई बार पॉप ने आदेश दे दिया, सम्राट को पद से हटा दिया गया, राजा को उसके गद्दी से उतार दिया गया। राजाओं को चर्च से मान्यता प्राप्त करनी पड़ती थी और कई मामलों में चर्च के अधिकारी प्रशासनिक निर्णयों में भी भाग लेते थे। चर्च के अधिकारियों के माध्यम से या पॉप के माध्यम से या पादरी के माध्यम से ही राजा कोई डिसीजन ले पाता था। अगर बिना पूछे ले लिया, पादरी भड़क गया, पॉप भड़क गया, तो उसको उसके गद्दी से निष्कासित भी कर दिया जाता था। पॉप ने कई बार धर्म युद्ध का आह्वान किया है जिससे यूरोप में राजनीतिक गतिशीलता बनी रहे। कई बार पॉप ने कहा कि धर्म के लिए युद्ध होना चाहिए, ये लड़ाइयां होनी चाहिए, और लड़ाई हुई भी है, जिसके कारण धर्म की निरंतरता बनी रहे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है आम जनता पर प्रभाव। तो चर्च ने लोगों के नैतिक और व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित किया है। चर्च के द्वारा लोगों के व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित किया गया है। चर्च के सिद्धांतों के आधार पर ही लोगों के आचरण और नियम तय होते थे। लोगों को कैसे चलना है, कैसे जीना है, कैसे शादी करना है, कैसे श्राद्ध करना है, ये सारे नियम कानून चर्च के पॉप, पादरी ही तय करते थे। जो चर्च की मान्यताओं के खिलाफ जाते थे उन्हें धर्म त्यागी घोषित किया जाता था और कई बार उन्हें दंडित भी किया जाता था। जो अब पॉप के द्वारा बनाए गए रूल, नियम, कानून को नहीं मानता था, उसको धर्म त्यागी मतलब धर्म से बाहर कर दिया जाता था और उसे कई बार सजा भी दी जाती थी। कई बार उसे दंड का भी सामना करना पड़ता था। यहाँ पे हमारा जो दूसरा चैप्टर है और तीसरा चैप्टर है ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। मतलब कि आपका सेकेंड पार्ट भी फिनिश हो गया है। अब हम थर्ड पार्ट में कोशिश करेंगे कि आपका टोटल जो 15 क्वेश्चन हमारा रेस्ट बच जाता है, इसको थर्ड पार्ट में हम कंप्लीट करके, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये मैराथन आपका फिर हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत जल्द 11th क्लास के हिस्ट्री से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री के जस्ट बाद सोशियोलॉजी भी शुरू होने वाला है। सोशियोलॉजी भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैराथन आएगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का हिस्सा आपको बताया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।